हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंथैल्पीज़ की। हमने बात की थी व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंथैल्पीज़ की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। हमें 5 तरह की रिएक्शन की एंथैल्पीज़ पढ़नी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन, standard enthalpy of formation, thermochemical equation and Hess law of constant heat summation। तो सबसे पहला देखते हैं what is that standard enthalpy of reaction। कोई भी जब रिएक्शन होती है, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस मैंडेटरी होती हैं। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है हमारे पास? टेम्परेचर और प्रेशर। सो अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना हो, सो वी विल से दैट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी गिवन रिएक्शन is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard states। जैसे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? यानी कि जिसमें वो नेचर में जिसमें मिलता है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कार्बन का देखो, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड। सो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है? द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ a substance at a specified temperature is its pure form at 1 bar। What is 1 bar? Also can be taken as 1 atmosphere। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब प्रेशर 1 बार है, नेचर में वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। और जब आपके पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, तब जो एनर्जी चेंज होगा उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड इथेनॉल जो है वो क्या है? लिक्विड में होता है। कब? जैसे इथेनॉल 298 केल्विन के ऊपर, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट है, 1 बार पे लिक्विड स्टेट में है। ठीक। तो जब इसमें रिएक्शन में जो भी चेंजेस आएंगे, एंथैल्पी चेंज जो इस रिएक्शन के लिए होगा विद इथेनॉल एट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन और द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय a zero, a circle with a small minus sign। ना भी चलाओ तो खाली ज़ीरो भी लिख के आओगे तो चलेगा। सो इट इज़ डेल्टा आर एच नॉट। दिस इज द symbol that we use for enthalpy of the reaction at the standard conditions। नेक्स्ट हम देखेंगे एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो फेजेस क्या हैं। कोई भी स्टेट होगी, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, लिक्विड से गैस में जाएगी, या सॉलिड से सीधा गैस, गैस से सीधा सॉलिड। दिस इज व्हाट? सब्लिमेशन। व्हाट इज दिस? वेपोराइजेशन। एंड व्हाट इज दिस? फ्यूजन, और जिसे हम मेल्टिंग कह रहे हैं। अगर हम वापस देखें, सो व्हाट इज दिस? सॉलिडिफिकेशन। ये तो हमने क्लास 9 में पढ़े हैं चीज़ें। गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, कंडेंसेशन। करेक्ट। और अगर हम
गैस से सॉलिड में आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज डेपोजिशन। कोई भी चीज़ डिपॉजिट हो रही है। सो यहाँ पे हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो है फ्यूजन, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन। हम इन तीन तरह की एनर्जीज को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम डेल्टा हीट स्टैंडर्ड कंडीशन फ्यूजन की बात करते हैं तो वी विल राइट FUS। वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो डेल्टा वेपोराइजेशन H एंड द स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर सब्लिमेशन की बात करें तो वी विल राइट सब डेल्टा एंड देन H0। सिंपल है। डेफिनेशंस देखिए कैसे होंगी। चलिए हम वाटर का ही केस ले लेते हैं। वाटर है सॉलिड में, बर्फ़ है आइस, इसको आपने कन्वर्ट किया लिक्विड के अंदर, करेक्ट। एंड दे डेल्टा H, दिस विल बी कॉल्ड एज फ्यूजन in the standard conditions. What is the standard condition over here? 273 Kelvin and 1 atmosphere or the 1 bar pressure. ये है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन। अब बर्फ़ को हम बाहर रखते हैं, हमने कुछ नहीं किया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। सो डेल्टा H फ्यूजन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेल्टिंग हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऑलवेज। all the delta H fusion will be endothermic. इसकी definition क्या लिखेंगे? We will write that the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of solid substance in standard state is called standard enthalpy of फ्यूजन। क्योंकि एक मोल के लिए यूज कर रहे हैं, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और हमें इसको डिनोट किससे किया था? डेल्टा फ्यूजन H स्टैंडर्ड। सो अगर फ्यूजन हो रही है और एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेल्ट करते हैं, देर इज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड कंडीशंस is called as standard enthalpy of fusion or the molar enthalpy of fusion denoted by delta fusion। यूनिट क्या होंगी इसकी? किलो जूल्स पर मोल, ऐसा यूनिट। देखो डेल्टा H की यूनिट हर जगह पर आपको किलो जूल पर मोल ही रखनी है, नाम चाहे बदलते रहें उसके, ठीक है, काम नहीं बदलने वाला है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ पानी है, लिक्विड है, इसे अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहें, वाटर इन गैसियस स्टेट, तो क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन। डेल्टा वेपोराइजेशन H इन स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर वाटर इट इज़ 40.79 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा H फ्यूजन देखें तो इट इज़ +6 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा। आई एम जस्ट गोना हाईलाइट व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies वेपोराइजेशन ऑफ, मैं यहाँ से सिर्फ इस पॉइंट को ले रही हूँ, वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड at constant temperature and pressure is called standard enthalpy of vaporization। or the molar enthalpy of or molar enthalpy of vaporization।
denoted by delta H vapor, H in the standard condition, राइट. सो ये होगी आपकी वेपराइजेशन. सिमिलरली आप समझ ही गए होंगे कि हम डेल्टा एच सब्लिमेशन कैसे लिखेंगे. द एंथैल्पी चेंज associated with sublimation of 1 mole of solid substance at sublimation of 1 mole of solid substance at constant temperature and pressure is called constant temperature and standard pressure, I would say, because pressure is going to be standard 1 bar and standard pressure is called standard enthalpy of sublimation, obviously denoted by delta sublimation H naught. And we already know that delta H किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड कितनी स्ट्रांग है बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द रिएक्टेंट्स. It depends upon temperature and pressure, it depends upon the dipole interaction of the molecules and it depends upon the state of matter. So delta H किस किस पे डिपेंड करता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. So let us look at the problem number 6.7. A swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 gram. एक बंदा है, पानी से निकला, उसके ऊपर पानी लगा हुआ है बॉडी के ऊपर. कितना पानी है? 18 ग्राम. हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन. यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूल से बाहर आया है तो प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक. टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस. कहता कितनी हीट दें कि ये पानी उड़ जाए. सो वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा vaporization energy at the standard conditions. Calculate the internal energy of vaporization at 100 degrees Celsius. Now he is talking about internal energy. 100 degrees Celsius का मतलब 398 Kelvin, 373 Kelvin. तो चलिए चेक करते हैं how to solve this question. और जबकि उसने दे दिया है डेल्टा वेपोराइजेशन हीट एट स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर वाटर at 373 Kelvin is given to you, it is 40.66 kilojoule. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. ही सेज बॉडी, एक बंदा पानी के पूल से बाहर आया और उसकी बॉडी के ऊपर पानी है. कितना पानी है? मास ऑफ वाटर ऑन बॉडी इज 18 ग्राम्स. कहता है इसको इवेपोरेट करना है. इसका मतलब आपने लिक्विड स्टेट से गैस में जाना है. करेक्ट. प्रेशर क्या है यहाँ पे गिवन? एटमॉस्फेरिक यानी कि 1 बार. टेम्परेचर वो क्या कह रहा है? यू हैव 298 केल्विन. करेक्ट. आपको क्या गिवन है? डेल्टा वेपोराइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन पे फॉर वाटर एट 373 केल्विन इज गिवन टू यू विच इज 40.66 किलो जूल्स पर मोल. राइट. सो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क डन, और वी कैन ऑल्सो से डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी. अब यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ओपन सिस्टम है, प्रेशर कांस्टेंट है. तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये ज़ीरो हो जाएगा? नहीं, आप भूल रहे हो कि यहाँ पर एक गैस है. ये अगर गैस आती है सो वॉट डेल्टा एच इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी लिखा जाएगा. दिस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ अब डेल्टा एन जी फाइंड आउट करना हो अगर, तो हाउ विल यू राइट?
डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एन ऑफ द प्रोडक्ट, मगर किसका? गैशियस मॉलिक्यूल का, माइनस एन ऑफ द रिएक्टेंट, मगर किसका? गैशियस का. हाउ मच gaseous molecules are there in the product? Only one. And what is there in reactant? Liquid. Liquid को हमने लेना ही नहीं. So what is delta Ng? 1. So we can write delta U is equal to delta H minus RT. Simple. और हमने यहाँ कैसे आइडेंटिफाई किया कि एक ही मोल है? क्योंकि उसने कहा है पानी कितना है, 18 ग्राम. अगर ये 18 ग्राम है डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास इज 1 मोल, एंड इट इज़ 1:1 का रेशो है. जितने ये मोल होंगे उतने ही बनेंगे. सो 1 मोल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग डेल्टा एन इज इक्वल टू 1. अब ये कहता है इंटरनल एनर्जी बताइए एट द टेम्परेचर 373 केल्विन पे, बिकॉज ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट डेल्टा यू एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एट 373 केल्विन आपको फाइंड आउट करना है. सो डेल्टा एच कितना गिवन है आपको? 40.66 माइनस व्हाट इज आर 8.314 इंटू व्हाट इज टेम्परेचर 373 केल्विन, राइट. और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि लिक्विड से हम गैस में जा रहे हैं, देर इज़ अ वेपोराइजेशन, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी हमारे पास. दूसरी चीज़, आप ले रहे हो 8.301. नाउ आर की वैल्यू हमने ली है 3.1 जूल्स कैल्विन, जूल्स पर कैल्विन पर मोल. अब हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू गिवन है? किलो जूल्स में. एच कितने में गिवन था? 40.66 किलो जूल. तो डू वी नीड टू कन्वर्ट किलो जूल टू जूल और जूल टू किलो जूल? ऑब्वियसली हमें किलो जूल में आंसर निकालना है, आर को भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 40.66 माइनस 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल इंटू 373 Kelvin. So what is going to be the answer? We will have 40.66 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे you will get minus 3.10 kilojoule per mole. So you will get the answer 37.56 kilojoule per mole is the internal energy of the water. एक बार फिर समझिए. कहता है कि एक बंदा स्विमिंग पूल से बाहर आया और उसके ऊपर पानी था लगभग 18 ग्राम. उस 18 ग्राम ही को तो उड़ाएंगे ना. 18 ग्राम गिवन है, दिस इज अ गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स. हमें पता चल गया 1 मोल पानी को हमने उड़ाना है, उड़ा के हमने गैस में कन्वर्ट करना है. सो वी विल डेफिनेटली लुक इन टू द फ्यूजन, सॉरी नॉट द फ्यूजन, वेपोराइजेशन ऑफ एच in the standard conditions. Given है 298 Kelvin 1 atmosphere and he says 373 Kelvin पे ये डेल्टा एच रहेगा, यानी हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है. तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू और डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी. सिंपल कंडीशन है. नाउ अगर पी डेल्टा वी को चेंज करना है तो वी विल यूज द आइडियल गैस सिचुएशन. हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा था. डेल्टा एन जी आर टी. एन जी कितना निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मगर ओनली गैसियस, तो 1 मॉलिक्यूल इज देयर, सो 1 मोल इज देयर. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी. वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पार्ट, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब होता है? चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर बात करते हैं. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of a substance or a compound from its elemental or from its elements in its most stable state, in its most stable state of aggregation.
अगर इसे आम भाषा में बोला जाए तो हम कहेंगे फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स इन इट्स नेचुरल स्टेट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन नेचुरल स्टेट, यानी कि जिसमें नेचर में वो एग्जिस्ट करती है, नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वही उसकी स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स और एलिमेंट्स इन नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड molar. Why? Because we are talking about one mole. Standard molar enthalpy of formation. It is denoted by delta F H नॉट। याद रखिएगा, अगर डेल्टा के साथ F लगा है, इट इज द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर एफ यू एस लगा है तो इट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दोनों में फ़र्क है, फ्यूजन में सिर्फ मेल्टिंग हो रही है, फॉर्मेशन में कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है, एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है जी, और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे कैल्विन में तो 298 कैल्विन आ जाएगा। सो 298 कैल्विन एंड 1 बार प्रेशर और 1 ATM प्रेशर इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स अस water in liquid state. Half a molecule is being used, right? Now इसका आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन गिवन है -285.8 किलो जूल पर मोल। नाउ लुक एट इट, व्हाट इज हैपनिंग? देर इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ अ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ वाटर। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कितने मोल्स बन रहे हैं। 1 मोल बन रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो अलग चीज़ है, लेकिन बनाना कितना है? 1 मोल। सो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स इन नेचुरल स्टेट, नेचर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज हाइड्रोजन गैस, नेचुरल एग्जिस्टेंस है इसकी। ऑक्सीजन भी एज अ नेचुरल एग्जिस्टेंस है, नेचुरल फॉर्म है इसका। ये हम बनाते नहीं, ये ऑटोमेटिकली नेचर बनाती है, और इसके बनाने के लिए हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो अगर मुझे कहा जाए कि O2 मॉलिक्यूल बन रहा है, उसकी डेल्टा एच बताइए, तो वो ज़ीरो है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि मैंने कोई एनर्जी नहीं लगाई, नेचर लगा रही है। ठीक है, दिस इज़ अ नेचुरली स्टेबल फॉर्म है। पानी को हम तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं सकते। मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो अनस्टेबल हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। दोनों की है ना। वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और इसको बनाने के लिए इतनी एनर्जी इन दोनों ने मिलके निकाल दी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंस 1 मोल बन रहा है तो इट इज़ द किलो जूल पर मोल, और ये 1 मोल की एनर्जी दे दी। सिमिलरली देखिए, ग्रेफाइट है इन द सॉलिड फॉर्म, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। अब देखो बैलेंस करेंगे तो 2 मोल आ गए। अब यहाँ कितने मोल बन रहे हैं? लुक एट इट, मीथेन का तो 1 ही मोल बन रहा है ना, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है। मीथेन का 1 मोल बन रहा है और इसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन गिवन है हमें, दैट इज -74.81 किलो जूल पर मोल। आपको ये डेल्टा एच याद नहीं करने हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम बात जो कर रहे हैं वो 1 मोल की फॉर्मेशन की कर रहे हैं। सिंस 1 मोल इज फॉर्म्ड, सो डेल्टा एच इज फॉर 1 मोल, राइट। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होंगी जहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस to produce calcium carbonate. Now we know calcium oxide is not the natural state of calcium and oxygen. This is the compound. It is a further formed compound. Similarly carbon dioxide भी एक compound है, करेक्ट। नेचर में डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलते हैं
सो अगर इनकी फॉर्मेशन देखी जाएगी तो पहले हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड किससे बना, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इस केस में देखिए क्या हो रहा है, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, अगेन वी आर गेटिंग 1 मोल, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा एच फॉर्मेशन हम निकालेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द डेल्टा एच फॉर्मेशन, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट अपने नेटिव इंग्रेडिएंट से नहीं बन रहा, कंपाउंड से बन रहा है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज डेल्टा एच फॉर्मेशन, वी विल कॉल इट एज डेल्टा एच आर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू -178.3 किलो जूल पर मोल। एक ही मोल बन रहा है लेकिन ये डेल्टा एच आर होगा, नॉट द फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसी बहुत कम रिएक्शंस होंगी जहाँ पर आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच आर होगा। जैसे यहाँ देखो, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच आर, क्योंकि ये रिएक्शन भी हो रही है और ये नेटिव चीज़ों से बन भी रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अब किसी से नहीं बने, अपने आप से बने हैं, इसीलिए डेल्टा एच फॉर्मेशन इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच आर रिएक्शन। दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होंगे, यहाँ डेल्टा एच आर रिएक्शन अलग हो जाएगा। सिमिलरली लेट अस लुक एट अनदर रिएक्शन। अब आप सोचोगे हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन ब्रोमीन गैस के साथ, ब्रोमीन लिक्विड के साथ होगी टू प्रोड्यूस ट्वाइस ऑफ द HBr गैस। तो आप बताइए यहाँ डेल्टा एच आर बनना चाहिए या एफ होना चाहिए। दिमाग में आएगा कि भाई ये तो एफ होना चाहिए क्योंकि ये नेटिव चीज़ों से बन रहा है, दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एच एफ जो है वो सिर्फ 1 मोल का है। ध्यान रखना, डेल्टा एच एफ इज ओनली फॉर 1 मोल। 2 मोल के लिए आया तो वो डेल्टा एच आर बन गया। सो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच आर, दिस इज गिवन टू यू -72.8। तो सोचिए डेल्टा एच फॉर्मेशन करना हो तो क्या करेंगे, कितने मोल बन रहे हैं यहाँ, 2। सो डेल्टा एच फॉर्मेशन अगर मुझे एच बी आर का निकालना हो, आई विल राइट डेल्टा एच आर नॉट डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। So what is this, -72.8 divided by 2? So what is the answer? 2 3s are 6, 2 6 are 12.4, -36.4 kilojoule per mole is the delta H formation of HBr। ध्यान से दोबारा सुनो, अगर एक ही मोल बन रहा है और अपनी नेटिव स्टेबल एलिमेंट से या मॉलिक्यूल से बनता है तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन। अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। दूसरी चीज़, अगर कंपाउंड से बनता है तो इट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा एच आर ऑफ द रिएक्शन एंड नॉट द डेल्टा एच एफ। यानी डेल्टा एच एफ की कंडीशंस क्या हुई, डेल्टा एच एफ की कंडीशंस हुई, नंबर 1 शुड बी फॉर ओनली 1 mole of product, and number 2 should be, or the product should be formed by its most stable element or molecules and not कंपाउंड्स। अगर कंपाउंड्स से बनता है सो वो कभी भी डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं देगा। अगर 1 मोल से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो भी डेल्टा एच एफ नहीं है, डेल्टा एच एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग विद द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे देखो, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ an element in reference state or the ground state is always 0।
जैसे अगर मुझे कोई पूछे कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगी, आई विल से 0, H2 क्या होगी 0, कार्बन क्या होगी 0, ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होगी 0, बिकॉज दीज आर दी मोस्ट स्टेबल एंड द ग्राउंड स्टेट्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और दी एटम्स. सो यहाँ एलिमेंट के साथ साथ हम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं. ठीक. बिफोर वी मूव अहेड लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. जो हमने अभी भी रिएक्शन देखा था, देखिए, वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, it gives us calcium oxide solid plus it gives us carbon dioxide gaseous. आपसे कहा जाता है इसका डेल्टा एच निकालिए, यानी एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन को कैलकुलेट कीजिए. क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको? गिवन इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज -1206.9 किलो जूल पर मोल. ये गिवन है आपको सब. डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन, दैट इज -635.1 किलो जूल पर मोल. एंड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन टू यू, दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल. अब कई बार दिमाग में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई नेचर में एग्जिस्ट करता है. नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है. और कार्बन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? ग्रेफाइट या डायमंड. ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस. सो इसीलिए ये फॉर्मेशन होगी कार्बन की और ऑक्सीजन के साथ. अब हमें पूछा गया इसका रिएक्शन डेल्टा एच निकालिए. अब हमें ये मालूम है डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एच ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, right? Let us say 1 plus A2 of the HP, यानी दूसरा प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, माइनस समेशन ऑफ BH रिएक्टेंट, राइट? सो पहला देखते हैं क्या है. A1 क्या है? कितना बैलेंस है रिएक्शन? कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 बैलेंस्ड है. सो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1. व्हाट इज द एच ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है? -635. सो यू विल राइट 1 मल्टीप्लाइड बाय -635.1 प्लस, चलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, प्लस A2 इज ऑल्सो 1 multiplied by what is the product of carbon dioxide -393.5. इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, माइनस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगेन 1, सो यू विल राइट 1 मल्टीप्लाइड बाय -1206.9 ब्रैकेट क्लोज, राइट? इन दोनों को सबको करेंगे तो क्या आएगा? -635.1 माइनस 393.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस -1206.9, करेक्ट? दोनों को ऐड कर लें तो यू विल गेट 6.8, नौ 3 12, 2 प्राय 1 10 10, माइनस में ये क्या होगा? प्लस 1206.9. सो इन दोनों का टोटल करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 - 6 3 डॉट 16 में से 8 गए 8, 9 में से 2 गए 7 और 11 में से 10 गया 1. सो इट इज प्लस 178.3 किलो जूल पर मोल. दिस इज द डेल्टा आर एच नॉट ऑफ दिस रिएक्शन. दिस इज हाउ यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट डिकॉम्पोजिशन ऑफ calcium carbonate is an endothermic reaction. क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए प्लस का साइन आया है. सो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक और थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, यानी ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हीट इन्वॉल्व है.
सिंपल। माने अ बैलेंस्ड chemical equation together with the value of enthalpy change is called thermochemical equation। जैसे हम लिखते हैं C2H5OH in liquid state reacts with oxygen in gaseous state gives us carbon dioxide gas plus water in liquid state, and there is a delta H mentioned for this reaction under standard condition is 1367 kilojoule per mole, right? ये रिएक्शन गिवन है। जब भी हम कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो कंडीशन क्या होती है, दैट यू हैव टू मेंशन द स्टेट ऑफ मैटर। इस कंडीशन में क्या पता चल रहा है कि जब इथेनॉल की रिएक्शन या कंबस्चन ऑक्सीजन के साथ होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इट इज़ गोइंग टू रिलीज द एनर्जी। सो यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखी जाएंगी तो जो भी उसके कॉफिशिएंट्स होते हैं, now these coefficients are number of moles and not the number of molecules। तो ये ध्यान रखना है, ये सब coefficients क्या हैं, these are the number of moles, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो भी वैल्यू डेल्टा एच की आएगी दैट विल रेफर टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस गिवन इन द मॉलिक्यूल। यानी कि पहली चीज़ तो ये कि कोफिशिएंट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर टू, डेल्टा आर एच गिवन will be for number of moles specified in the reaction। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है तो मैं कहूँगी कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है, करेक्ट। So you have to be very particular about this stoichiometric coefficient when we are talking about the thermochemical equations। लेकिन डेल्टा आर एच की जो वैल्यू गिवन दी जाएगी वो किलो जूल पर मोल में ही दी जाएगी। ऑल्दो किलो जूल पर मोल गिवन होगी बट हमेशा रिमेंबर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर नहीं करते हो तो डेल्टा एच रिएक्शन होता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और उस रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकलती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वी हैव Fe2O3 सॉलिड रिएक्ट्स विद 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स अस 2 Fe सॉलिड प्लस 3 H2O लिक्विड, राइट। अब इस पूरी रिएक्शन के अंदर हमें फॉर्मेशंस गिवन है, लाइक वाटर की डेल्टा एच फॉर्मेशन गिवन है which is -285.83 kilojoules per mole। आपको आयरन की डेल्टा एच फॉर्मेशन Fe2O3 की गिवन है which is -824.2 किलोजूल। अब हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में 0। आयरन भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है सो इसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है 0। सो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सो अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा आर निकालना हो यानी डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन निकालना हो तो आप कैसे करोगे? वी विल राइट डेल्टा आर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ द रिएक्टेंट। सिंपल। व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में हमारे पास है वाटर और आयरन। वाटर के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 3। So we will write 3 into minus 285.83 माइनस रिएक्टेंट के लिए क्या है? आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन क्या आपको गिवन है?
और एक ही मोल है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -8242 किलो जूल पर मोल. सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -857.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 824.2. सो यू विल गेट -33.3 किलो जूल्स पर मोल. यानी इस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा एच है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज दिस मच, सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. करेक्ट. यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है पर मोल, दिस इज फॉर द पर मोल ऑफ रिएक्शन, नॉट ऑफ एनी प्रोडक्ट, नॉट ऑफ एनी रिएक्टेंट, क्योंकि ये एच आर ऑफ रिएक्शन है. दिस इज पर मोल ऑफ द रिएक्शन, राइट. तो यहाँ पे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली अगर इस पूरी रिएक्शन को Fe2O3 सॉलिड प्लस H2 गैस जो कि 3 मॉलिक्यूल थे गिव्स अस 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड. अगर मुझे पर मोल ऑफ आयरन लेना हो तो क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टी डिवाइड करना पड़ जाएगा. ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, राइट. लेकिन बाकी सारी इक्वेशंस चेंज हो गई. अब इसकी भी एलिमेंटल है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन अगर देखें तो अभी भी ज़ीरो है, इसका भी देखें डेल्टा एच फॉर्मेशन तो ज़ीरो है. लेकिन यहाँ चेंज हो गया. अब क्या होगा, डेल्टा आर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर. वॉट इज प्रोडक्ट 3/2 ऑफ वाटर. वाटर की क्या थी -285.83, इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे माइनस. अब क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -824.2. करेक्ट. सो हमारे पास इस रिएक्शन में आता है बच्चों कैलकुलेट करके -428.7 प्लस 412.1. सो इट कम्स आउट टू बी -16.6 किलो जूल पर मोल. ना लुक एट इट, जब पूरी इक्वेशन को हमने हाफ कर दिया, ठीक है, सो हमारे पास डेल्टा आर एच नॉट भी हाफ हो गया. इसका मतलब डेल्टा एच यानी कि यहाँ पे जो एंथैल्पी है, दिस एंथैल्पी इज डिपेंडेंट ऑन mass or the content of the reactant, so is an extensive property. करेक्ट. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है, ठीक है. सो इसका मतलब एंथैल्पी चेंज हो रही है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें बच्चों, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का थर्ड पॉइंट क्या है, दैट व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड, when a chemical equation is reversed, value of delta H for the reaction is also reversed by sign only. जैसे देखिए, नाइट्रोजन जब गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ to produce ammonia gas, so delta R of this reaction is equal to -91.8 किलोजूल पर मोल हो जाती है. लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, यानी डिकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कर दें टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, सो व्हाट इज द डेल्टा एच आर ऑफ दिस रिएक्शन +91.8 किलोजूल पर मोल हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. लास्टली वी विल टॉक अबाउट हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. हमें मालूम है कि एंथैल्पी जो होती है इज अ स्टेट फंक्शन. अब जो स्टेट फंक्शन होते हैं इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस and is not affected by
path followed. तो इसको हेस लॉ ने समझाया है ये कह के that if a reaction takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy, that is delta RH naught, is the sum of standard enthalpies of intermediate reactions. Into which the overall reaction may be divided at the same temperature. राइट. सो हेज लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन, लेट अस से हम कहें हम सीधा ए टू एम आ गए, ठीक है, हम ए टू एम आ गए, दिस इज माई वन स्टेप रिएक्शन. और लेट अस से इसका डेल्टा आर एच 1 ले लेते हैं. अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं आना, ऐसे आना है कि पहले मैं ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी के बाद मैं एम गई. सो नाउ यहाँ पर डेल्टा आर एच होगा 1. चलिए इसको हम फाइनल मान लेते हैं. दिस इज़ डेल्टा आर एच 2, दिस इज़ डेल्टा आर एच 3, डेल्टा आर एच 4, डेल्टा आर एच 5, डेल्टा आर एच 6, डेल्टा आर एच 7. हेज लॉ ये कहता है कि वन स्टेप में जो डेल्टा एच आया, इसको डेल्टा एच ही खा लेते हैं खाली. सो दिस डेल्टा एच आर विल बी इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा आर एच 1, आर एच 2 टिल डेल्टा आर एच 7. इन सबको जोड़ दें तो ये बराबर ही होंगे. दिस इज वॉट इज हेज लॉ, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज सेम. राइट. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा. वी हैव ग्रेफाइट that reacts with oxygen to give us carbon dioxide, let us carbon monoxide gas. ठीक, इसका डेल्टा आर एच हमें फाइंड आउट करना है. ये मेरे पास एक रिएक्शन है, कार्बन रिएक्ट्स विद 1/2 O2 गैस टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोक्साइड गैस. इसका आप मुझे डेल्टा आर एच नॉट बताएंगे. राइट. ये मेरे पास एग्जाम्पल आ गया. अब ये कहता है ऑल्दो कार्बन मोनोक्साइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के अंदर, बट कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, एक बाई प्रोडक्ट बनता है ना. लेकिन हम कभी लिखते नहीं है क्योंकि हमें मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोक्साइड को ही बताना होता है जो कि मेजर प्रोडक्ट है. अब देखो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी तो कुछ एनर्जी तो इसको प्रोडक्शन में भी चली जाएगी. सो हम इसका डेल्टा एच आर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन से बाई प्रोडक्ट बने. सो चलिए देखते हैं इसके स्टेप्स. तो पहला स्टेप देखते हैं क्या है. कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट है प्लस ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. करेक्ट. यहाँ पे डेल्टा आर एच नॉट मिला हमें -393.5 किलो जूल पर मोल. लेट वी आर एज्यूमिंग इट. ठीक है. दूसरी रिएक्शन में हमारे पास है कार्बन मोनोक्साइड गैस, वह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. करेक्ट. इसमें भी डेल्टा आर एच नॉट मिल गया मुझे -283.200 किलो जूल पर मोल. अब मुझे इन दोनों से इस तरह से काम कराना है
कि मेरी ये रिएक्शन आ जाए। इसको इस तरह से ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। हाउ विल यू डू इट? देखिए, मुझे कार्बन चाहिए, इन दोनों के साथ मिला दे। कार्बन चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो चलिए इस कार्बन को एज इट इज उतार ले, उतार लिया। कार्बन मोनोक्साइड चाहिए मुझे राइट हैंड साइड, कार्बन मोनोक्साइड मुझे चाहिए राइट हैंड साइड। ओ, आई नीड दिस ओवर हियर। फिर ऑक्सीजन चाहिए हाफ मुझे ऑन दिस साइड। चलिए इस ऑक्सीजन को मैं एज इट इज यहाँ उतार लेती हूँ, 1/2 O2। ठीक, गैस। नाउ प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास दोनों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, अब क्या करें? ये तो प्रॉब्लम हो गई है ना। सो लुक एट इट हाउ यू हैव टू डू। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, जो चीज़ जहाँ चाहिए उसको करने के लिए साइन चेंज कर लेंगे। देखो कैसे, आई नीड ग्रेफाइट ऑन माई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करना मुझे, ये एज इट इज़ आएगी। ठीक है, सो दिस डेल्टा आर मुझे चाहिए ऐसा ही। कार्बन मोनोक्साइड मुझे कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे, रिवर्स कर दें। और हमने पढ़ा था, रूल पढ़ा था थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में कि अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो डेल्टा आर भी रिवर्स हो जाएगा विद दिस साइन। तो हमें क्या करना है, यहाँ रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। सो ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये पहली रिएक्शन है। डेल्टा आर H0 -393.5। इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1/2 O2 gives us carbon monoxide gas and this is what delta RH0। अब देखो साइन चेंज होगा तो हम क्या लिखेंगे? 283.0 किलो जूल्स पर मोल, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए कि मुझे ऊपर वाली रिएक्शन मेरी मिल जाए जो मुझे चाहिए। सो ग्रेफाइट लेफ्ट पे ही चाहिए था, ओके, सी आ गया ग्रेफाइट, करेक्ट। अब मैं क्या करूँ, इनको माइनस करूँ कि ऐड कर दूँ? आई शुड डू, व्हाट शुड आई डू? मुझे इसको दोनों को ऐड कर देना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या होगा? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड तो कट जाएगा। ओके, हमने यहाँ गलत कर दिया, लेट अस मार्क इट एज माइनस नाउ, क्योंकि हाफ O2 इधर होना चाहिए था विथ कार्बन मोनोक्साइड। चलिए माइनस कर लेते हैं। सो वी विल ऐड दिस टू, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, 1 मोल में से हाफ गया, कितना बचा? हाफ प्लस 1/2 O2 गिव्स अस कार्बन मोनोक्साइड गैस। सो इसका मतलब अगर अब इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। सो डेल्टा आर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? 5 0, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, माइनस का साइन। सो दिस इज द रिएक्शन। सो मेरा आंसर आ गया, डेल्टा आर नॉट विल बी इक्वल टू 110.5 किलो जूल पर मोल नेगेटिव में। इट मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो हेज लॉ का काम बन गया ना, कि डायरेक्ट जाऊं या 2 स्टेप में जाऊं, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरी फाइनल डेल्टा आर नॉट एच मिल जाएगी। और सही कई बार क्वेश्चन में आता है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, डेल्टा आर एच ले लो, बाकी सभी स्टेप को 1 2 3 4 5 6 7 कर ऐड कर दो, यू विल गेट योर डिजायर्ड डेल्टा आर एच। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और हमें बहुत सारी रिएक्शंस करनी होंगी जिसमें हमें कंबस्शन का देखना हो, डेल्टा सी लिख लेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वी विल राइट डेल्टा ए H0, standard bond enthalpy delta bond H0, and for lattice energy we will be using delta lattice H0। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने अभी बात की है कंबस्शन की, वेपराइजेशन, फ्यूजन, इसी तरह से हम यहाँ पे भी बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही बच्चों, दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।